हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैनल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके का, एक पैसिव और दूसरा एक्टिव। पैसिव में एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी नहीं खर्च होती है, और एक्टिव में एनर्जी स्पेंड होती है। इसीलिए इसको एक्टिव कहा जा रहा है, क्योंकि एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है। पैसिव में एनर्जी नहीं एक्सपेंड होती। पैसिव हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट एक्टिव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको एक सिंपल भाषा में समझें तो इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ जाएगी, और एक्टिव में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। क्या दो पॉइंट्स देखे, ट्रांसपोर्ट हो गया दो तरीके का, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में एनर्जी एक्सपेंड नहीं होगी, एक्टिव में एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, इसका मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जैसे कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ चला जाता है। आप घर में देखते हैं टैंक में वाटर स्टोर होता है, ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी या कंसंट्रेशन उधर की तरफ ज़्यादा है, आपने नीचे टैप खोला, पानी नीचे आ गया। बट द एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में एनर्जी खर्च होगी। जैसे कि बोरिंग से, पंप से खींच के पानी आप ऊपर ले जाते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एक्टिव मतलब, इसे अब एक टर्म हम और यूज़ करते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा, एक्टिव मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट, और पैसिव को क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके का, एक हो गया कॉमनली डिफ्यूज़न एंड सेकेंड इज द ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, यहाँ पे मूवमेंट होता है सॉल्यूट का, और ऑस्मोसिस में हमेशा मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट का। इस बात को हम जब डिटेल में ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्यों बात कर रहे हैं। पहली चीज़ ये याद रखिए कि ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न जो होता है उसमें सॉल्यूट का मूवमेंट होता है, और दोनों के दोनों ही पैसिव में, चाहे पैसिव डिफ्यूज़न हो या ऑस्मोसिस हो, दोनों के दोनों में एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब डिफ्यूज़न भी हो गया दो तरीके का, एक हो गया सिंपल और दूसरा हो गया फैसिलिटेटेड। अब सिंपल और फैसिलिटेटेड वर्ड से क्या मतलब हुआ, डिफ्यूज़न जो हो रहा है इसमें किसी भी तरीके की प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सिंपल डिफ्यूज़न में सिंपली हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर बीच में नहीं यूज़ हो रहा। बट फैसिलिटेटेड मतलब एक फैसिलिटी दी जा रही है, तो वो जो ट्रांसपोर्टर है जो फैसिलिटी दे रहा है वो कौन है, कैरियर प्रोटीन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, बट सिंपल में कैरियर प्रोटीन नहीं होती हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे किसी भी तरह की कैरियर प्रोटीन नहीं है सिंपल डिफ्यूज़न में, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। अब सिंपल डिफ्यूज़न में या एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है। फिक्स लॉ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल सी है, दो तीन पॉइंट्स को याद रखेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, एक फॉर्मूले के तरीके से इसको देख लीजिए, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज इक्वल टू मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और तीसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये तीन पॉइंट हो गए। अब जैसा कि आप 11th-12th में पढ़ के आ रहे हैं कि क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप देखिए कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न में
मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन हो गई। अब किसी चीज़ को इस तरफ से, ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनको मूव करके इधर की तरफ जाना है, तो पहली चीज़ क्या हो गई, ये जितना एरिया ये ज़्यादा होगा, ये एरिया मेम्ब्रेन का जितना ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी मेम्ब्रेन होगी, जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा डिफ्यूज़न के लिए, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपने एक छन्नी ले रखी है और चाय छान रहे हैं, तो अगर कप में छन्नी बड़ी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चाय छनेगी, छन्नी छोटी इस्तेमाल करेंगे तो कम चाय छनेगी। तो कितना बड़ा एरिया है उस मेम्ब्रेन का, वो जितना ज़्यादा होगा, मतलब छन्नी जितनी बड़ी होगी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर बात करें, तो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है इधर बढ़ा दिए जाएं बहुत ज़्यादा और इधर बहुत कम हो इस तरफ, तो जितने ये कम होंगे और इधर जितने ज़्यादा होंगे, ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इधर कितना ज़्यादा इधर कितना कम है, तो डिफरेंस उतना तेज़ रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। अब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, आप सिंपली समझिए, इस मेम्ब्रेन को अगर मोटा कर दें, इस मेम्ब्रेन को थिक कर दें, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में एक फिक्स लॉ डिफ्यूज़न के साथ साथ एक बात और आती है, जिसे हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, लिपिड सॉल्युबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर है, जिसमें प्रोटीन्स, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। तो जो ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें सॉल्युबिलिटी जिस सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा होगी वो उतनी आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएगा। मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे, डिफ्यूज़न का रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो उतना ज़्यादा होगा। जितनी लिपिड सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो ये एक पॉइंट और ऐड हो गया, ठीक है। तो क्या हमने देखा, फिक्स लॉ डिफ्यूज़न क्या बता रहा है, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है, मतलब छन्नी जितनी बड़ी है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज़्यादा है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा है। छन्नी को अगर हम बहुत मोटा कर दें, बहुत मोटी छन्नी इस्तेमाल करें, छेद बहुत छोटे हों, तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जितनी बढ़ा देंगे तो उतना रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाएगा। यही फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है, यही बात पूछी जाती है। फिर उसके बाद अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की। ये थोड़ा सा समझने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था सबसे पहले, कि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। अब कैरियर प्रोटीन अगर इन्वॉल्व होती है तो इसका मतलब लिपिड सॉल्युबल होकर के ऐसे तो मेम्ब्रेन पार करके जा नहीं सकता। अब एक प्रोटीन चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए जो हेल्प करेगा इस पार से उस पार ले जाने के लिए। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो किसी भी तरह की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। बट एक टर्म इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन काइनेटिक्स। सैचुरेशन काइनेटिक्स कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सैचुरेशन काइनेटिक्स ये कहती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पहले तो जितना रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ेगा, जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, लेकिन एक टाइम आएगा ये प्लेटो पकड़ लेगा। अब इधर देख लीजिए, इधर क्या, इधर है रेट ऑफ डिफ्यूज़न वाई एक्सिस पे, और इधर क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते जा रहे हैं उतना रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के केस में क्या हो रहा है, ये एक प्लेटो फॉलो कर रहा है, ये एक प्लेटो लिए ले रहा है, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है। चाहे कंसंट्रेशन कितना ग्रेडियंट बढ़ा दें, चाहे जितना ज़्यादा डिफरेंस हो, ये एक प्लेटो ले रहा है। इस प्लेटो के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, इस प्लेटो के लिए टर्म यूज़ करते हैं वी मैक्स। इसी को कहते हैं वी मैक्स, मतलब इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अब नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न के केस में क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न केस में कोई ट्रांसपोर्टर तो इन्वॉल्व है नहीं, तो वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, वो कहीं पे प्लेटो नहीं पकड़ेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता जा रहा है। अब जानने वाली बात ये है कि ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के केस में जो ये सैचुरेशन आया, ये सैचुरेशन आखिर आया क्यों, ये सैचुरेशन जानना ज़रूरी क्यों आया। बट सिंपल डिफ्यूज़न के केस में किसी भी तरीके का सैचुरेशन नहीं आया। ये सैचुरेशन इसलिए आया कि एक सिंपल सी बात है,
दोनों तरफ डिफरेंस है, सब कुछ बात ठीक है, बट जितने ट्रांसपोर्टर होंगे, सारे के सारे ट्रांसपोर्टर जब आप लगा दोगे, उससे ज़्यादा तो रेट बढ़ा नहीं पाओगे। मान लीजिए कमरा है, एक तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं, दूसरी तरफ बहुत कम लोग हैं, उस दरवाजे को पार करके एक कमरा मान लेते हैं, ये कमरा है और इसमें हमने लगा दिए 2 दरवाजे, ये 2 दरवाजे हैं जिससे लोगों को आना है। अब इधर एक तरफ मान लीजिए इधर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट इधर इस तरफ एक ही आधा आदमी है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। बट दरवाजे 2 ही हैं, तो एक दरवाजे से एक समय में 2 आदमी निकल रहे हैं, एक आदमी निकल रहा है, जो भी उस दरवाजे की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोग तो निकल नहीं जाएंगे। भले इधर 1000 आदमी खड़ा हो इस तरफ और इधर 2 ही आदमी हो, डिफरेंस है, जा सकते हैं। बट इशू इज़ डैट कि दरवाज़ा तो 2 ही है ना, तो एक समय में कितने लोग निकलेंगे? 2 आदमी, 4 आदमी निकलेगा। तो इधर चाहे 1000 आदमी की भीड़ खड़ी कर दीजिए, चाहे 10,000 आदमी खड़े कर दीजिए, वो ट्रांसपोर्ट जो होगा, वो जो लोग इधर से उधर जाएंगे, अब इनको ये आदमी नहीं, मॉलिक्यूल समझिए, तो ये मॉलिक्यूल जो इस तरफ से उस तरफ जाएंगे, जितने कैरियर प्रोटीन है उतने ही तो जाएंगे, जितने दरवाजे हमारे पास उतने से ही तो पार करेंगे। तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेचुरेशन आ गया। जब सारे के सारे दरवाजे यूज़ हो गए, मैक्सिमम रेट से लोग निकल रहे हैं, मैक्सिमम रेट से मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, अब उससे ज़्यादा तो निकल नहीं सकते, तो ये एक सेचुरेशन आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, सेचुरेशन आता है। बट सिंपल डिफ्यूज़न के केस में ऐसा कोई सेचुरेशन नहीं आता। वहाँ पे क्या काम कर रहा है? वहाँ पे सिंपल यही फिक्स लॉ वाला काम कर रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बढ़ता जाएगा। मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा होगा। थिकनेस बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये जितना बढ़ेगा ये इतना घटेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला एक कॉन्सेप्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का यहाँ पे क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सुना होगा जिनके बारे में, जिसे कहते हैं ग्लट, GLUT। ग्लट और कुछ नहीं, ग्लट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये वो कैरियर प्रोटीन है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और कैसा कराते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न ग्लूकोज का कराते हैं। अब ग्लट हमारे पास 13 तरीके के होते हैं, फ्रॉम ग्लट 1 टू ग्लट 13। अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, ग्लट 1 प्रेजेंट है ब्रेन पे, RBC पे, प्लेसेंटा में। ग्लट 12 की बात करें तो ग्लट 12 प्रेजेंट है हार्ट में, प्रोस्टेट में। अब जो याद रखने वाली बात है, बैठ के हम 13 के 13 ग्लट याद नहीं कर सकते हैं। जो याद करने वाली बात है वो एक सिंपल सी चीज़ याद कर लीजिए, 4 की टेबल पढ़ लीजिए। एक हो गया ग्लट 4, दूसरा हो गया ग्लट 8 और तीसरा हो गया ग्लट 12। 3 ग्लट हमारे हो गए, 4, 8, 12। ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर इंसुलिन का रोल आ जाता है। ये तीनों के तीनों इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन अगर नहीं होगी तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो ग्लट 4, 8 और 12 जो हैं ये इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, ये बात याद रखनी है। तो जितनी ज़्यादा इंसुलिन होगी तभी ये तीनों काम करेंगे। तो अगर कभी सवाल आता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लट कौन कौन से हैं, तो हमें बस 3, 4 की टेबल पढ़ देनी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और 13 के बाद तो नंबर है नहीं जो 4 4 जा 16 करने की ज़रूरत नहीं। 0 से 13, 1 से 13 होते हैं, 13 टाइप के ग्लट ट्रांसपोर्टर हैं। और 4, 8, 12 ये 3 नंबर याद रखने, 4 की टेबल सिंपली। एक चीज़ चाहिए तो थोड़ी सी और याद कर लीजिए, मन करे तो। जो ग्लट 5 होता है ये फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लट 5 जो होता है वो फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई याद रखने वाली कि क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद एक दूसरे ट्रांसपोर्टर की बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस। अब एक्वापोरेंस कितने टाइप के होते हैं? ये भी 13 तरीके के होते हैं, लेकिन इनका नंबर थोड़ा अलग चलता है। ग्लट 1 से 13 तक चला, एक्वापोरेंस शुरू हो जाता है 0 से। एक्वापोरेंस 0 से लेकर के 12 तक गया, एक्वापोरेन 12 तक। अब 0 को भी इंक्लूड कर लिया तो टोटल टाइप ऑफ एक्वापोरेन कितने हो गए? 13 टाइप्स ऑफ एक्वापोरेन हो गए। इसमें भी हमें नहीं याद रखना कि 0 कहाँ, 1 कहाँ, 2 कहाँ, नहीं। मतलब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? एक्वापोरेन 2 अपना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्वापोरेन 2 की क्या खासियत है? एक्वापोरेन 2 जो प्रेजेंट होता है वो एपिकल पार्ट ऑफ कहाँ प्रेजेंट होता है? कलेक्टिंग टिब्यूल ऑफ
किडनी। और यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पे काम करता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे ये सिर्फ एक्वापोरिन 2 पे काम करता है। तो ये बात याद रखनी है कि भाई एक्वापोरिन 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि ADH है कि नहीं, सब अपना काम करते रहेंगे। बट एक्वापोरिन 2 तभी काम करेगा जब ADH प्रेजेंट होगा। ADH की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है। जब रीनल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे तो इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि एक्वापोरिन 2 जो है वो ADH डिपेंडेंट होता है। ग्लट में क्या याद रखना था? ग्लट 4, ग्लट 8, ग्लट 12 इंसुलिन डिपेंडेंट, बात खत्म। यहाँ पे एक्वापोरिन 2 याद रखिए। और एक्वापोरिन 2 में अगर खराबी आएगी तो कौन सी बीमारी होगी? सिंपल सी बात है, एक्वापोरिन 2 में होगी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ होगी। बाकी थोड़ा बहुत एक्वापोरिन 0 का भी याद कर सकते हैं। जो 0 एक्वापोरिन होता है इससे हो जाता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट। क्यों कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो जाता है? कंजेनाइटल कैटरैक्ट होने का कारण ये है कि एक्वापोरिन 0 जो है वो प्रेजेंट होता है लेंस में, तो इसलिए कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात, लेंस में प्रेजेंट है, वहाँ के एक्वापोरिन में प्रॉब्लम आई तो कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो गया। लेकिन एक्वापोरिन 2 गलती से भी नहीं भूलना है। बाकी एक्वापोरिन 4 से भी कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि न्यूरोमाइलाइटिस, ऑप्टिका और चीज़ें हैं। बट हमें जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट है वो एक्वापोरिन 2 है। और एक्वापोरिन 0 को भी याद कर सकते हैं, कंजेनाइटल कैटरैक्ट। तो ग्लट भी 13 तरीके के हैं, एक्वापोरिन भी 13 तरीके के हैं, 13 टाइप के। बस यहाँ पे 0 से 12 तक नंबरिंग चली, वहाँ 1 से 13 तक चले। वहाँ याद रखना 4, 8, 12। यहाँ याद रखना है एक्वापोरिन 2, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें यही 2-3 की पॉइंट्स हैं, तो एक बार क्विक रिवीजन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का हो गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब अपहिल, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध में चल रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी ही। पैसिव डाउनहिल, एनर्जी नहीं खर्च होगी। क्यों? क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहे हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया 2 तरीके का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है? सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब डिफ्यूजन सिंपल भी है, फैसिलिटेटेड भी है। सिंपल मतलब किसी भी तरीके का कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। और यहीं से कॉन्सेप्ट सबसे पहले आता है फिक्स लॉ, जो उसकी सिंपल डिफ्यूजन में अप्लाई हो रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेम्ब्रेन सरफेस एरिया एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसी के साथ एक पॉइंट होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो चीज़ लिपिड में जितनी अच्छी सॉल्युबल होगी उतनी तेज़ डिफ्यूज़ करेगी। फिर उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जो एक पॉइंट याद रखना होता है, सैचुरेशन काइनेटिक्स जिसे कहते हैं, कि कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, मतलब दरवाजे लिमिटेड हैं तो एक सैचुरेशन आ जाएगा, उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा चाहे जितना भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दें। अब फैसिलिटेट में 1-2 एग्जाम्पल याद रखने होते हैं। एक तो ग्लट का याद रखना होता है, जिसे हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ग्लट GLU ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर। ग्लट 1 ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है कुछ नहीं याद रखना है। याद क्या रखना? 4, 8, 12 इंसुलिन डिपेंडेंट। ग्लट 5 फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करता है। एक्वापोरिन ये भी 13 टाइप के हैं, याद रखने हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्वापोरिन 2। एक्वापोरिन 2 जो ADH के ट्रांसपोर्ट में ADH पे डिपेंडेंट का होता है। बाकी सारे एक्वापोरिन को ADH से कोई मतलब नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एंटी डायबिटिक हार्मोन है कि नहीं है, निकला कि नहीं निकला, बाकी सारे एक्वापोरिन अपना काम करते रहेंगे। 0 एक्वापोरिन 0 की वजह से कंजेनाइटल कैटरैक्ट होता है जो लेंस में प्रेजेंट होता है। बस इतनी सी बात है, यही याद रखना है। ख़त्म हो गया। थैंक यू। ओके।